Started ना? Okay sir. Hey sir, good evening to all of you. अच्छा, फाइनेंस में हम लोग एक्चुअली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर बातचीत इस लेवल तक चला गया। हम लोग डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, बजटिंग, कैपिटल बजटिंग टेक्निक है ना, कैपिटल बजटिंग टेक्निक जिसमें एनपीवी, आईआरआर, पीआई और क्या है सर, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ठीक है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम टॉपिक के ऊपर एक आइडिया मिल चुका है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने, ठीक है, क्या बाकी है, एमआईआरआर और एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एमआईआरआर में कराऊंगा, जब आईआरआर थोड़ा सा बता दूंगा उसके बाद, लेकिन उससे पहले एक बार एआरआर करा देने से अच्छा रहेगा। कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने, होमवर्क लेता हूँ। सच में कोई बात नहीं, कराता हूँ। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट चला ना, वो भी गलती कर रहे हैं। सही है, आंसर तो सही आया, रैंकिंग में गलत कर दो। पास कर दिया तो है ना सर? हाँ हाँ, अब हम सबको सही बनाएंगे, जो रैंकिंग करने के लिए भी गलत कर देंगे तो क्या फायदा है ना? तो हाँ रैंकिंग करने में गलती हो गया। सर एक्टिविटी का रैंकिंग तो सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा वैल्यू वो फर्स्ट होता है नॉर्मली। हाँ, तो इसमें आप डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे बड़ा आपको सबसे पहले लिखना, डिसेंडिंग का ही मतलब सबसे बड़ा होता है। हाँ वही होता है नॉर्मली। रुक मैं कराता हूँ। पीरियड एनपीवी कितना क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन कितना दिया था मैंने, ये 4-5। कुछ क्वेश्चन तो होगा नहीं, मेरे को ही पता है, मैं जानबूझ के देख रहा हूँ। एक आध क्वेश्चन होगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो सर एमआईआरआर पे था। हाँ नहीं दिया, एमआईआरआर नहीं दिया ना। नहीं नहीं, मैं शायद फोटो के अंदर हो सकता है। अच्छा ठीक है, होमवर्क पे बाद में जाते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बाद एआरआर थोड़ा सा सीख लेते, थोड़ा एआरआर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सारा टेक्निक की मोटा मोटी एक आइडिया हो चुका है, एक्सेप्ट एआरआर। और एमआईआरआर बेसिकली और कुछ भी नहीं है, आईआरआर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन से, नाम में ही उसका कॉन्सेप्ट है। तो आईआरआर का कॉन्सेप्ट जब थोड़ा कंप्लीटली आएगा आप लोगों को, तभी जाके आप एमआईआरआर पे थोड़ा सा ग्रिप बना सकते हो। चलो एआरआर ही कर लेते हैं, एआरआर इजी है, थोड़ा सा ग्रिप बन जाता है। ठीक है, एआरआर इजी है। चलो एआरआर थोड़ा सा करो, उसके बाद में हाँ ये डिफिकल्ट है सर, आईआरआर का बाप है ये। चलो ठीक है, जब आएगा टाइम देखते हैं कितना दूध है और कितना पानी। ठीक है, ठीक है, जो लोग होमवर्क किए हो सर, वो लोग थोड़ा सा रुक जाओ, होमवर्क भी डिस्कस करूंगा। आज क्लास में होमवर्क सारा ही मैं पीडीएफ में ही दिया था ना, या फिर कुछ लिखा भी, लिखा है कुछ भी नहीं था, ये क्या था, ये भी तो लिख के ही करवाया था। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में इसको में लग गई है। एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखो, डी कंसिडर द कैश फ्लोस इन द प्रोजेक्ट प्रोविजंस, एनसीएफ कैलकुलेट करने बोला था। हाँ वो तो दिया था मैंने, इसके अलावा मैंने कुछ लिखा भी था। इसका हो गया था, बी सी डी तीनों ही हो गया था।
नहीं, आई थिंक सी और डी नहीं हुआ रे, सी और डी शायद होमवर्क ही था, सी और डी होमवर्क ही था। ठीक है, मैं मुझे याद आ गया। चलो मैं थोड़ा सा डी सी डी था, तीनों ही होमवर्क था। तीनों बनना है ऐसे। एक ही अलग पालन तेरा है। कौन सा राउंड हुआ? कौन सा? सर आज एक टेक्निक करेंगे हम लोग, आज एक टेक्निक सीखेंगे सर, कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग टेक्निक बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक का सहारा लिया जाता है। ठीक है, यानी ताकि एक बड़ा प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन सोचो तो ज्यादा सुविधा होगा। ठीक है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर अपने आप को बिजनेसमैन के जगह में नहीं फील करोगे, तो उनका तकलीफ नहीं समझोगे, तो उनको सजेशन कैसे दोगे, है ना। तो किसी के बिजनेस को सजेस्ट करने के लिए अपने आप को भी उस तरह का फीलिंग आना चाहिए। तो जस्ट फील दैट यू आर अ बिजनेसमैन और आपको प्रोजेक्ट में पैसा डालना हो। ठीक है, तो जब भी आपको प्रोजेक्ट में पैसा डालना हो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आ जाता है सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आ जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक, जिसमें रिसेंटली मैंने क्लास में आप लोगों को पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे सेलिब्रेटेड टॉपिक है। कुछ नहीं पूछता है तो यही करने के लिए बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोलता है तो एनपीपी इज द अनडिस्प्यूटेड क्राइटेरिया टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। ठीक है, एज्यूम एनपीपी टेक्निक ऐसे करके कि क्वेश्चन कर सकते हैं। पीआई एनपीपी का ही एक, हाँ लेटेस्ट भी बोल सकते हो, एक दूसरा तरीका है, पॉइंट ऑफ व्यू है। एनपीपी का ही एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका कॉन्सेप्ट तो पता है बट कैलकुलेशन नहीं। यस सर, कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, मैंने कॉन्सेप्ट कराया बट इसका कैलकुलेशंस नहीं कराया मैंने। ठीक है, ठीक है, अगर पता किसी को हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको मैं पर आप उसको बताएंगे कि उसमें दो रेट निकालते हैं। एक्चुअली जो आईआरआर है वो कैसे निकालते हैं वो मैंने क्लास में नहीं कराया। एमआईआरआर आईआरआर का ही मॉडिफाइड वर्जन माना जाता है। कॉम्पिटिटिवली अगर आपको आईआरआर आ जाएगा तो एमआईआरआर इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है, अभी जो बताने जा रहा हूँ, दिस इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये सबसे मैंने सिंपल बोल सकते हो, पे बैक पीरियड सबसे सिंपल बोला था, काइंड ऑफ पे बैक पीरियड की तरह ही है। ठीक है, थोड़ा बेहतर। पे बैक पीरियड में क्या था कि जितना पैसा बिजनेस पे आप लगा रहे हो, आपके बस दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा पैसा वापस कब आएगा। पे बैक पीरियड में दिमाग में क्या चल रहा है कि इतना पैसा मैंने फंसाया, तो वो सारा पैसा मेरे को मिलने में कितना टाइम लगेगा। ज्यादातर केस में लोग ऐसे ही सोचते हैं ना। सपोज 10 लाख टका बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद माइंड पे क्या चल रहा है, 10 लाख इन्वेस्ट करने के बाद माइंड पे क्या चल रहा है सर, माइंड पे ये चल रहा है कि कब मेरे को मेरा पैसा वापस आएगा। ठीक है, 3 साल में आएगा, 1 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, 6 महीने में आएगा, है ना। स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं उनको सोचते हैं कि 5 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तेजी मंडी 5 मिनट में आ जाएगा। आज तो मेरा कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, 2 दिन क्लास ज्वाइन किया, एक ट्रिक सिखाया, ठीक है, मेरे को सब सुबह से सिर्फ ये भेज रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, सर देखो 2 दिन में 1000 टका प्रॉफिट, 2000 लगा के 1000 का प्रॉफिट। हाँ ये देखो सर, ये देखो 2 दिन क्लास किया, 1060 का पीएल बना दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, 2 दिन क्लास किया। ठीक है, 2 दिन के क्लास में ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ, उसको समझ में आया। ठीक है, तो समझ में आया तो मेरे को सुबह फोन करके पूछ रहे हैं, सर क्या बोलते हो, ले लें। ठीक है, अब मैं नॉर्मली सजेशन नहीं देता हूँ, मैंने एडवाइस नहीं करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सिखाना। ठीक है, मैं ब्रोकर नहीं हूँ ठीक है, लेकिन हाँ एक क्या बोलते हैं उसको, अनऑफिशियल एडवाइजरी चलता है। अनऑफिशियल एडवाइजरी मैंने क्लास में नॉर्मल डिस्कशन होता है कि जो भी हो सकता है मैं उसका एक प्रोबेबल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो समझने वाला इशारा समझ ही लेता है कि कहना क्या चाहता है। ठीक है, और बोलने का जरूरत नहीं है कि भाई इसमें खरीदो इसमें बेचो। ठीक है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं है वो बोलना। ठीक है तो बेसिकली वो समझ गया मेरा बात। ठीक है,
हाँ, तो फिर जैसे इशारा समझ गया तो ले लिया। और मार्केट भी सिमिलर टाइम पे, तो मेरे को बोला कि सर क्या करें, होल्ड करें, हमें तुम्हारा टारगेट कितना है, मेरे सर आज 500 आ जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, मैंने 2000 लगाया, 500 अगर आ जाता है खुश ही हो जाएगा। मैं बोली 500 तो आ ही जाएगा, बाकी होल्ड करना है नहीं करना है वो आप अपनी रिस्क के हिसाब से देख लो, बट अगर आप इनिशियल में कर रहे हो तो जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, 500 तो आ ही जाएगा। तो फिर मेरे को बाद में फिर से फोन करता है, सर ये तो 1000 छोड़ के निकल गया, उसने 1960 में बुक किया ना। ठीक है, तो 1000 छोड़ के निकल गया, सच में 1000 छोड़ के, मेरे को पता था निकलेगा। ठीक है, लेकिन इतना भी श्योर होके कहना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मेरे को बोलता है, मैं बोली, ठीक, तुम खुश हो ना तुम्हारे प्रॉफिट से? 2000 लगा के 500 मैंने कितना परसेंटेज प्रॉफिट है सोचो तो। ठीक है, एक दिन में क्या खराब है भाई, कौन सा बैंक देता है एक दिन में 25% प्रॉफिट? जो भी हो। आपको बोला ना मैं 250 दो से 500 वाली दो से और जाने वाला वो तो लेकिन कोई बात नहीं, अगर पेटीएम अभी होल्ड, बात सीधे रेडी मैंने संजय बोला था दो बार नहीं नहीं एक बार को इसमें लेंगे सर का दो बार, सर आपको दो बार होता है, आप दो बार मेरा आईपीओ डूबा था। मैंने आईपीओ में लिया था तब मैंने डूबा था 2021 में या 22 में। ठीक है, मेरा आईपीओ डूबा था, लेकिन उसके बाद ट्रेड करके मैंने उसका भड़ास निकाल लिया। भड़ास तो एक होता है ना सर। जो भी हो, कॉन्सेप्ट इज मेरा सिंपल था कि अगर आप इन्वेस्ट मैंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक चलता है कि मेरा पैसा कब मेरे को वापस मिलेगा। अब मैं ये जो भी आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बात कर रहा हूँ, अब देखो आप लोगों को अभी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा बोलूंगा तो कनेक्ट नहीं कर पाओ, लेकिन शेयर इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलूंगा तो कनेक्ट तो कर ही लोगे ना। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। आखिर आप ट्रेडिंग भी तो आज की डेट में बिजनेस है। ठीक है, जेन्युइनली अगर कोई सीख के करता है ना सर, मैंने विथ प्रॉपर नॉलेज, ट्रेडिंग में अच्छा खासा लाइफ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोग सीखने में टाइम नहीं देता है। ठीक है, जो रिस्क कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर कंट्रोल करना सीख जाए ना, तो मोटा मोटी अगर 10,000 लेके भी मार्केट में आता है ना, मैंने इतना गारंटी है कि अगर डिसिप्लिन में करे, उसी 10,000 को राउंड करते करते कोई भी ना 10-10 लाख लेके नहीं आना चाहिए, और आना भी आते भी नहीं है कोई। 10,000 को बार बार क्या करते हैं ना, कंपाउंड करता रहता है। 10,000 लगाया, मानो 1,000 आया, 10% रिटर्न आया, नेक्स्ट मंथ में क्या करूँ, 11,000 को वापस लगाऊं। ऐसा करते करते ट्राई करना चाहिए कि 10,000 कब मेरा 1 लाख बनेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक ए डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो हड़बड़ी से नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अगर डिसिप्लिन में करोगे तो इट्स पॉसिबल। लेकिन लोग क्या करता है, 10,000 को 20,000 बनाता है, फिर 20,000 को जीरो कर देता है। गड़बड़ उसमें, 10,000 20,000 हो ही जाएगा। जैसे मैंने आज जो मेरे को आज पूछा था, फिर मैं खुद भी किया। ठीक है, 50 प्रीमियम चल रहा था 20 में, तो मेरे को लग रहा था कि 70-80 का प्रीमियम तो गारंटी जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा तो प्रीमियम। तो अगर वो 20 का 40 होता है तो भी उसका पैसा डबल है। ठीक है, लेकिन पॉइंट क्या है ना, अब 20 का 40 होने के बाद ना उसका हाथ खुचलाता है। क्या खुचलाएगा, अरे 20 का 40 हो गया तो फिर 40 का 80 भी होगा, लेकिन अब 80 जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर डिसिप्लिन वे में किया जाए, सिचुएशंस देख के किया जाए, तो इट्स पॉसिबल। मैं हमेशा, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ पॉसिबल। ठीक है, बाकी समझने वाले के ऊपर है। अब पॉइंट इज दैट, चलो स्टॉक मार्केट में ज्यादा नहीं करते। ठीक है, लेकिन सवाल उठता है, सर मैं एक्चुअली आपको क्यों स्टॉक मार्केट में बात कर रहा हूँ और रिटर्न में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ठीक है, टॉपिक का नाम है ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसका दो नाम है सर, ARR भी कहते हैं और कभी कभी इसे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। कोई कोई ऑथर इसी कॉन्सेप्ट को एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी नाम दिया है, बट हम लोग इसको नॉर्मली अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न से ही बोल सकते हैं, या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, दोनों नाम ही चलेगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? चलो लिखो, द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न is used in capital budgeting. Accounting rate of return is used in capital budgeting to establish
establish so थोड़ा गलत इंग्लिश हो जाएगा. To estimate. Accounting rate of return is used in capital budgeting to estimate whether to proceed with then investing proceed with an investment. माने क्या इन्वेस्टमेंट करे या ना करे. ठीक है, इन्वेस्टमेंट करे या ना करे. The calculation is the accounting profit from the project. Accounting profit from the project divided by, ऐसे नॉर्मल लिखो, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ये भी एक फॉर्मूला होता है. ऐसे मैं डेफिनेशंस में इसको लिखा है. अकाउंटिंग प्रॉफिट को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करो, आपको एक अकाउंटिंग रिटर्न मिलेगा डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इसका और एक तरीका भी होता है, वो तरीका मैं फार्मूला से लेकर. अब कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हो एग्जाम सिचुएशंस में. एग्जामिनर को पता है कि दोनों तरीका चलता है, डिफरेंट ऑथर डिफरेंट फार्मूला यूज करता है. एंड ये चीज एआरआर में थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. कंट्रोवर्सी मैंने ये सही है कि वो सही है, इसके बारे में कंट्रोवर्सी सदाबहार कंट्रोवर्सी है, सदियों से चले आ रहा है. और कुछ कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं हुई है ना, पता है, कुछ कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं. जब भी हो सर आप रहोगे तो कंट्रोवर्सी हो ही जाएगा. मजा आता है ना कंट्रोवर्सी में. यूट्यूब में देखना वो सब वीडियोस ज्यादा चलता है जो कंट्रोवर्शियल होता है. जिस वीडियो में कंट्रोवर्सी नहीं, ठीक है, वो वीडियो में हाँ क्या कल परसों में देख लेते वीडियो है. हाँ उसमें क्या बोल रहा है कि चांद में तिरंगा क्यों लहराया गया है. चांद में तिरंगा क्यों लहराया गया. तो हिंदुस्तान में जो लगता है कि इंडियन है, इंडियन पाकिस्तान के बीच में बेसिकली बात करना है. उसमें ये बोल रहा है कि मुस्लिम लोग इंडियन फ्लैग को सैल्यूट नहीं करना चाहता है, इसके सामने दो नहीं होना चाहिए, जूता नहीं सकता, इसलिए चांद को भेज दिया. अब अपना चांद को देखने का मतलब झुकेगा ही इसमें, तो झुक गया झंडा के सामने. वो तो सबसे गजब का, इसका तुम जो बोला इसका सबसे गजब आंसर दिया था. पाकिस्तानी मीडिया ने पूछा था कि जब जब खबर फैला था कि इंडिया चांद पे पहुंचाया और उधर तिरंगा फैला दिया, तो पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो हमारा एक फेमस कवि है, कवि का नाम भूल रहा हूँ, बहुत कथा करते हैं, आपका पॉलिटिकल फाउंडर भी था, केजरीवाल का चाणक्य था, नाम बताओ ना. हाँ नहीं, केजरीवाल जब पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट किया तो उसके संग था वो पोएट, काफी फेमस है, बहुत कथा करते हैं, वेरी पॉपुलर पर्सन. नहीं यार नाम बोल रहा हूँ, ऐसे पोएट बेसिकली कविता करते हैं जो भी. तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बात किया, आप ढूंढ लेना बाद में, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, नाम याद नहीं आता है. तो उन्होंने बोला कि चांद में झंडा और झंडे में चांद में फर्क होता है. कुमार विश्वास उन्होंने ट्वीट किया था. ठीक है, बस पाकिस्तानी मीडिया को बोले झंडे पे चंदा और चंदे पे झंडा. ठीक है, दोनों में काफी फर्क होता है. तुम अपने झंडे पे चांद लगाते हो, ठीक है, और हम तो चांद पे ही झंडा गाड़ दिया. ये तो और लेवल का है अपना. चलो एवरेज इनकम बाय
एवरेज इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। एवरेज इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय 100 इनटू 100, ठीक है। तो इसमें एआरआर मैंने बेसिकली मैंने यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से इसको लिखा। देखो इसमें क्या फॉर्मूला दिया है, देखते हैं यहाँ पर ये लोग क्या बोला है एआरआर पे। एक्चुअली आप लोगों के मन में डाउट रह सकता है कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हो सर। पेबैक पीरियड एआरआर, एवरेज एवरेज एनुअल नेट इनकम, हाँ ये लोग भी मेरा वाला ही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। एवरेज एनुअल नेट इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉर्मूला यूज किया क्या, प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन नहीं, ठीक है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट का ये देखो, एनुअल प्रॉफिट बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय इनटू 100, तीनों वर्जन से यूज किया। एवरेज एनुअल प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इन द बिगिनिंग इनटू 100, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टमेंट इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर इनटू 100, माने तीनों ही चलता है, ठीक है। तो चलो आप समझो चीजों को, फिर आपको मैं समझता हूँ, माने आप ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एवरेज इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फॉर्मूला में ये एआरआर का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सो पॉइंट इज कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिजनेस क्यों आइडेंटिफाई करना चाहता है, बेसिकली इसको आइडेंटिफाई करने के पीछे का मेन जो रीजंस काम करता है वो ये होता है सर कि बिजनेस को एक आइडिया लगता है कि मैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें मेरा एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है। एवरेज रिटर्न से वो एक बेसिकली एक बिजनेस डिसीजन ले सकता है कि मेरा इसमें इतना रिटर्न हो सकता है। कुछ एग्जांपल करो आपको मैं समझाऊं। अच्छा, इसमें इनकम का क्या मतलब होता है, वेयर इनकम इक्वल्स टू कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखा मैंने तो समझ में आएगा। कहता है मैनेजमेंट विल स्पेसिफाई अ कट ऑफ। मैनेजमेंट स्पेसिफाई करता है कट ऑफ रेट, कट ऑफ माने से 20%, माने उसे कितना रिटर्न चाहिए, कितना रिटर्न मिनिमम उसको चाहिए, उसको बोलते हैं कट ऑफ, ठीक है। सो इफ ARR is greater than 20%, project is accepted, project is accepted। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट ARR उसका 20% से नीचे हो तो प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, ठीक है। ये मैं इसीलिए स्टॉक मार्केट का बता रहा था आपको, ट्रेडिंग का। ये जो स्टूडेंट लोग ट्रेडिंग करता है ना, ठीक है, सबका अपना अपना कट ऑफ है, ठीक है, सबका अपना अपना कट ऑफ होता है। इसलिए ये जो लड़का है इसने 25% कमाया, ठीक है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है एक दिन में 25% कमाया, ठीक है, फिर भी खुश नहीं है उसका, ठीक है। तुम ऐसा बोल रहे हो 50 का प्रीमियम 130 तक गया है, ठीक है। तो फिर मैंने एक लॉट में 20 मैंने एक प्रीमियम चल रहा था 50 रुपीज, वो गया है 130 तक, मैंने डबल से भी ज्यादा। तो फिर बाद में एक दिन बोलते भाई तेरे 25% है, मेरा देख 75% है, 75 वन डे रिटर्न। फिर उसके बाद एक दिन लिया 150% रिटर्न कमाया, ठीक है। तो एक दूसरे को इस तरह से ये लोग चिढ़ाता है, ठीक है, टीज करता है, ठीक है। तो फिर मैं एक दिन, अब जो ज्यादा चिढ़ाता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं। इस तरह से क्या होता है ना, सबको अपना अपना रिस्क एपिटाइट होता है भाई, ठीक है। जैसे मानो दर्श हो सकता है 100% कमाता है, ठीक है, जरूरी है तुम दर्श के जैसा करोगे, सबका अपना दिमाग है। तू 25% में हैप्पी है, हो ना भाई हैप्पी, तेरे को क्या दिक्कत है दर्श जैसा बनने का, तुम अपने जैसा रहो ना। सबका दिमाग सेम नहीं है, सबका एनालिटिकल एबिलिटी सेम नहीं है, सबका डिसिप्लिन भी सेम नहीं है। हो सकता है 25-25 करके तो बहुत कमा ले, 25% करके हो सकता है 10-150% कमा के भी गवा दे, तेरे को क्या पता। इसलिए किसी को कॉपी कैट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये लोग इसमें कमाए ऑप्शंस में ज्यादा अभी सब खेल खेल हाँ, सब ऑप्शंस में ही खेल खेल रहा है। सिर्फ नॉर्मल कैश मार्केट में भी कमाया। 1370 में HDFC बोला था चिल्ला चिल्ला के, याद होगा तेरे को, ठीक है। अभी 1700 चल रहा है सर
ठीक है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था सब पैसा, मैं इतना बोला सब पैसा लगा। किस्मत कहाँ है सर? ठीक है, अगर मान के तेरे पास 3,000 है तो 3,000 का रेस्टोरेंट में उड़ा देता है, 2 दिन फुटपाथ में खा ले। ठीक है, हमारे कोलकाता में तो कचौड़ी सब्जी मिलता है, बॉम्बे में सस्ता में बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। ठीक है, मेरा एक भैया है, वो बचपन में जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बोलता था पप्पू, मेरा निकनेम है सर। ठीक है, तो बोले सुनना, मैं क्या बोले आज तो पैसा बचा लिया। बोले क्या किया बचा के? बोले बड़ा पाव खाया, बॉम्बे में मिलता है बड़ा पाव। ठीक है, बोले बड़ा पाव खाया और बचा हुआ पैसा स्टॉक में लगा दिया। तो ये सब मैं जब 8-9 में पढ़ता था, मेरा वो बुआ का लड़का मेरे को ऐसे कहानी सुना, और हम लोग गांव का लड़का क्या स्टॉक क्या समझ में नहीं आता भाई। ठीक है, खाली बड़ा पाव खाया और बचा हुआ पैसा स्टॉक में लगा दिया, होगा कुछ भी। ठीक है, इसमें तो जो भी हो, ठीक है, इधर तो बड़ा पाव नहीं मिलता है, कचौड़ी सब्जी मिलता है, अब मेरे को वही कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए, तो बेसिकली ये जो कट ऑफ है, ठीक है, 20% कट ऑफ क्या है? 20%। अब ये 20% का कट ऑफ अपना अपना है, जैसे अभी बोला ना, किसी को 25% में खुशी है, किसी को 50 में भी खुशी नहीं है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, और ये एआर का सबसे खतरनाक नेगेटिविटी है। सब्जेक्टिव कट ऑफ ऑलवेज एक नेगेटिव होता है, बिकॉज सब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या होता है? एक हर चीज का स्टैंडर्ड बने, ऐसा ही होना चाहिए ऐसे मार्केट, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा होना नहीं चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से निकाल लेता है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते डिसएडवांटेज भी समझ लो। तो इफ एआरआर ग्रेटर देन 20% प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। अगर प्रोजेक्ट 19% में रिटर्न देगा, प्रोजेक्ट रिजेक्टेड। अगर क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे, हाँ। इसमें कोई रिकमेंडेशन पूछता है कि अपना ओपिनियन बताइए, और होता है आईआरआर को बताइए, इसमें कट ऑफ रेट को अपना दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वायरमेंट 20%, मेरा आईआरआर एक्सेप्ट 20% का है, तो क्या ओपिनियन दे? तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट, इफ आयरन इज ग्रेटर देन केसी देन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। तो हमें कुछ एक्सेप्ट करना, लेकिन इक्वल तो क्या है? तो आयरन और केसी इक्वल है, हम इक्वल हमको ओपिनियन एक्सेप्ट करेगा, नॉर्मली रिजेक्ट करना चाहिए, किसी से ज्यादा नहीं आ रहा है ना। एक्सेप्ट बेसिकली वो ब्रेक इवन हो रहा है। हां ठीक है, बेसिकली ब्रेक इवन हो रहा है, तो तुम इतना बोल सकते हो कि इसमें तो बिजनेस बस सर्वाइवल ही हो सकता है, प्रॉफिट मेकिंग सिचुएशन नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेसमैन चॉइस की वो भी सर्वाइव, नॉर्मल में प्रॉफिट मेकिंग उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो रिजेक्ट ही करना चाहिए। ठीक है, यानी तुम बेसिकली दोनों पहलू ही लिख दो कि इसमें तो ब्रेक इवन हो रहा है। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट में तुमको रिटर्न प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, तो फिर इतना पैसा लगा के तुम बोलो ना, टाइम का भी तो लॉस है। तो तुम अपने आप को पूछो, तुम्हारे पास 1 करोड़ है, तुम बिजनेस पे लगा रहे हो, और जब एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में तुम्हारे पास जब रिटर्न का दिख रहा है कि पता चला कि जितना लगाया उतना ही आया, प्रोजेक्ट का रिटर्न आते आते 2 साल लग गया। ठीक है, चलो टीवीएम भी मैंने मान लिया कि टीवीएम तुमने एडजस्टमेंट किया था, सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद पैसे तुमको दिख नहीं रहा है, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ है, मैंने ऐसा नहीं कि सर पे हाथ रखने वाला बात है। ठीक है, लेकिन एक अफसोस भी तो है कि मैंने जितना लगाया था उतना ही आया, तो फिर क्या ही खाया, बचा ही क्या? लॉस नहीं है पर लाभ भी नहीं है, तो नॉर्मली ये प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट ही करना चाहिए। अगर मेरे को पूछोगे या किसी को भी पूछोगे, क्योंकि अगर तुमको पहले से एक समझ में आया कि रिटर्न नहीं है या रिटर्न पॉजिटिव नहीं है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। सोचो जरा, कौन सा बिजनेसमैन बिना पैसा मैंने विदाउट अर्निंग के बारे में सोचता है? अर्निंग के बारे में सोचता है, ब्रेक इवन के बारे में कौन सोचता है? ब्रेक इवन तो बिजनेस का पार्ट है, वो होता ही है, तुम चाहते भी कुछ नहीं कर सकते, ब्रेक इवन तो सिचुएशंस होगा ही। कभी कभी ब्रेक इवन पॉइंट में भी 3-4 साल बिताना पड़ता है बड़े बड़े बिजनेस के केस। जोमेटो को देखो ना, कब से बिता रहा है ब्रेक इवन पे, अब रिसेंटली थे कि थोड़ा सा प्रॉफिट क्या किया, फिर से स्टॉक रॉकेटिंग हो रहा है। पेटीएम तो कब से सोच रहा है, पेटीएम तो कब से सोच रहा है ब्रेक इवन बनाने के लिए। और वो फैशनेबल जो स्टॉक है, लड़की लोग का फैशन का चीज बेचता है, नाइक का, हाँ, वो भी तो कितने दिन से प्रॉफिटेबल होने के लिए पागल हो रहा है, 10-20 करोड़ कमाने के लिए भी हमें बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। फिर वो अपना क्या बोलते हैं उसको, गजल गजल गुप्ता का क्या उसका नाम है, वो तेल बेचता था, टकला लोगों का तेल, मेरे जैसा टकला का बाल आएगा। अरे रुक रुक बोलता है, अरे वो मम्मा साठ, मम्मा साठ,
मामा बोल के नहीं आता। हाँ वो स्टॉक मार्केट में नहीं है, ठीक है, बट प्राइवेट में भी है। तो वो भी उसका मैं सुना था कि प्रॉफिटेबल कर लिया था, बट रिसेंटली एक बार सुना कि बिजनेस थोड़ा ऐसे, मामा अर्थ का मार्केट थोड़ा डाउन हो गया। अभी मामा अर्थ का डाउन होने के पीछे एक रीजन है। सबसे ज्यादा तो इसका तेल ही बिकता है, लेकिन मार्केट में एक आदिवासी हेयर ऑयल निकला है ठीक है, कर्नाटका का हसान डिस्ट्रिक्ट में एक आदिवासी कम्युनिटी है, उसका नाम है हक्की पिक्की आदिवासी कम्युनिटी, और कम्युनिटी का नाम है हक्की पिक्की कम्युनिटी। तो आदिवासी कम्युनिटी का जो तेल है कर्नाटका का हसान डिस्ट्रिक्ट का, वो तेल इतना बिक रहा है मार्केट में, अच्छे अच्छे का पूरा एकदम बोलती बंद कर दिया। मार्केट में जो लोग एकदम हाई पीरियड करके इतना दिन में ये बाल आ जाएगा, उतना दिन में बाल आ जाएगा, बहुत चल रहा था ना। हाँ? इसका क्या आदिवासी का, देख आदिवासी का इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं यूज नहीं किया अभी तक। ऐसे मैं सोच रहा हूँ मैं करूंगा, ठीक है। एक बार उससे एक बार वो बोलते हैं कि वीडियो कॉल में हाँ নিজেই কিনেছি, আমি নিজেই কিনেছি কিনেছি। खुद হ্যাঁ, से। আমি आज ডুপ্লিকেট কিনেছি, আমাকে অরিজিনালটা দেয়নি অনলাইনে। ऑनलाइन में डुप्लीकेट मिल रहा है सर, अगर ओरिजिनल चाहिए तो ओरिजिनल हक्की की कम्युनिटी को फोन करके मंगाना पड़ेगा। मैं यूट्यूब वीडियोस में देख रहा था, काफी डुप्लीकेट ऑनलाइन, अमेजन फ्लिपकार्ट में सब डुप्लीकेट है। অ্যামাজন না, অ্যামাজন না, আমি ওদের আদিবাসী সেই একটা কি ওয়েবসাইট ছিল সেখান থেকে অর্ডার দিয়েছিলাম। 500 রুপিস নিয়েছে, দুখানা দিয়েছে, কিন্তু দুখানাই नहीं ডুপ্লিকেট। नहीं, उसका ओरिजिनल तेल का दाम मेरे को जितना खबर मिला था 1500 2000 के आसपास होगा, और भी ज्यादा है। 1 लीटर का दाम कम से कम 3000 के आसपास है, और বাবা, 400 500 में जो मिल रहा है वो नहीं, वो सब डुप्लीकेट है। जब भी हो, ठीक है, लेकिन ये लोग आने के बाद बड़े बड़े ब्रांड का हालत खराब कर दिया है सीरियसली। हाँ तेल है। सर भाई तुमको क्या पता भाई, टकला का बाल आएगा, तुम टकला होते तो चिंता इसलिए कह रहा हूँ। वो बोला था जो कंपनी तेल बेच है, बाल लाने का उल्टा सिखा रहे थे कि बाल और क्या करो। अच्छा उसका बाल और गायब हो रहा है, लेकिन क्या है ना सर, आज के डेट में लाइफस्टाइल इश्यूज के कारण, पानी वगैरह का इश्यूज के कारण, खान पान के कारण बाल बहुत लोगों का झड़ता है, जैसे मेरा भी सेम कारण से हुआ है। सो पॉइंट इज दैट कि तुम अगर कुछ भी एक किसी तरह से एक पेटेंट बना लेते हो और मार्केट में थोड़ा बेचते हो ना, वो बाल आते आते तुम अपना इनकम कर लोगे बाल आते आते तुम्हारा इनकम हो जाएगा, मतलब जब तक बाल आएगा अरे आ जाएगा, और एक फाइल यूज करो, वैसा करते करते तुम बस ढूंढो टकला लोगों को अच्छा देख यहाँ पर लिख लाइफ पेबैक पीरियड, दिस मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, अप्रेजल माने सिलेक्शन, हाँ, इज इजी टू कैलकुलेट। क्या है सर? इजी टू कैलकुलेट है। एंड सेकेंडली it recognize the profitability factor of investment। दो चीज इसका मेन एडवांटेज हो गया। मेन एडवांटेज क्या हो गया? पेबैक पीरियड की तरह इजी कैलकुलेशन है, ज्यादा झमेला वाला बात नहीं है। लेकिन सेकेंडली और एक एडवांटेज क्या है इसका कि प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर को बहुत जल्दी ढूंढता है। हाउ? चलो एग्जांपल करो, समझ में भी आ जाएगा। मे भी ये इमेज में ये वाला था शायद, जो मैंने फोटो भेजा था आप लोगों को पीडीएफ में, भी उसमें हो सकता है, कोई बात नहीं, हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तो कराना है तो करो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 800 लाख का, प्रोजेक्ट लाइफ है
5 साल का। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 लाख, प्रोजेक्ट लाइफ Yes. 5 years। सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज समझते हो Yes, sir. क्या होता है? क्या बात का वैल्यू मैंने क्या होता है समझा हमने? After depreciation जो नॉन वेटेड बचता है, स्क्रैप वैल्यू। जिसपे हमको ये मालूम चलता है कि 5 साल बाद इस मशीन का depreciation करने के बाद हमको इस वैल्यू पे सेल आउट करना स्क्रैप वैल्यू, है। ये ऑनलाइन में इस समय में ही वर्ड यूज किया है, स्क्रैप वैल्यू। वेरी गुड वर्ड सर। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू मैंने स्क्रैप वैल्यू मैंने बेसिकली पढ़ा हुआ था, लास्ट में जिस दाम पे तो उसको वेरी गुड। क्या बोल रहा था तो भगाहट भंगार वाले को देते हैं इसलिए बोलते हैं भंगार का वैल्यू। जैसे मेरे घर नेटिव में घर पे टीवी खराब हो गया तो 3 साल हुआ टीवी का, तो जिस शोरूम से लिया था शोरूम वाले को फोन किया, बोला कि नया टीवी लेंगे पर पुराना टीवी का कुछ दाम देंगे क्या? ठीक है, तो बोलते हैं 500 टका तो पापा ने बात किया, बाबू बोलते आप ही रख लो 500 हाँ, बोलते हैं इतना बड़ा चीज का 500 टका। हाँ तो उधर से और कुछ बोला नहीं, नहीं सर यही चल रहा है सर, यही सर चल रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 800 लाख, प्रोजेक्ट लाइफ 5 years, सैल्वेज वैल्यू 40 लाख। The forecast of cash flows for 5 years चलो फोरकास्ट 5 साल का फोरकास्ट ले, ईयर 1 2 3 4 5 5 साल। फोरकास्टिंग कुछ ऐसा है कि भाई मेरे को कैश फ्लो मिलने वाला है 240, फर्स्ट ईयर 240 लाख आएगा ना, सेकेंड ईयर 230 लाख आ सकता है, थर्ड ईयर मेरा 190 लाख आ सकता है, फोर्थ ईयर मेरा 180 लाख आ सकता है, फिफ्थ ईयर मेरा 170 लाख आ सकता है। ये फोरकास्टिंग मेरे को दिया, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है 240 230 190 180 170। कैलकुलेट ARR, कैलकुलेट ARR। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न व्हाटएवर बोलो। तो 25.25%. 20 5.25. and 25.25%। So 25.25. है और किसी का अंग नहीं नहीं हुआ। नहीं है। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन दिखाएंगे, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला से होगा। एवरेज इनकम बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मेरा भी 25.5 126%। बाप रे बाप। नहीं सर इतना नहीं है, तो ना है तो 48.09। 5 साल के इनकम में वो एवरेज दिया, एवरेज क्या करेंगे वो टोटल करके बाकी डिवाइड करके फिर उसके बाद आपने दिया आई दिया हुआ है, फिर 100 दिया। मैं समझ गया तुम लोग कैसे। 25.5। फिर से आंसर आया 25.25, ऑनलाइन पे भी यही आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से, नहीं जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं थोड़ी बनाने वाला हूँ बनाने वाला कोई और है। हेलो, हाँ बोलो सर बोलो। ये 5.25। 25.25 सब यही आंसर दे रहा है 25.25, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, क्या गड़बड़ हो गया? चलो अच्छा, मैंने अभी आपको एक इनकम का एक सिस्टम सिखाया, आप लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हो सर, हड़बड़ी में आप लोग कुछ मिस कर रहे हो। क्या मिस कर रहे हो जानते हो? स्क्रैप वैल्यू।
मुझे बताओ सर, टोटल कैश फ्लो कितना है? चलो मुझे बताओ आप। टोटल कैश फ्लो 1010 कैसे मिला? 1010 অ্যাড করলাম। मैंने 1010, ये मेरा टोटल कैश फ्लो। হ্যাঁ क्या यहाँ से टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस करना चाहिए? तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 800 माइनस 40, यही करने से तो आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 5 तो ईयरली होगा, मैं तो टोटल पूछा। तो टोटल कैश फ्लो से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करो ना, कितना आएगा? 760। तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगा ना। हम लोगों ने लिखा है ना, इनकम इक्वल्स टू कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ, कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन करके ही तो मिलता है इनकम। तो 1010 माइनस 760 कितना रहेगा? 250 लाख। यहाँ तक समझ में आया? नंबर ऑफ ईयर कितना साल का है? लाइफ कितने का है? 5 साल का। तो अब एवरेज इनकम बताओ, आप एवरेज इनकम बताओ। कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल इनकम, ऑब्वियसली टोटल कैश फ्लो बाय टोटल। हाँ बोलो। Hello? 250 बाय, हाँ বল বল শুনছি। 760টা কিভাবে পেলেন? আরে বাবা, এই দেখো 800 লাখের ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ছিল তো, পড়ে থাকা হ্যাঁ ভ্যালু কত? 40 লাখ। তো 800 লাখ থেকে 40 লাখ যদি স্যালভেজ পড়ে থাকে তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন কত হলো? টোটাল ঠিক ইনভেস্টমেন্ট করেছিলাম 800 লাখে, লাস্টে হ্যাঁ পড়ে কত আছে? 40 লাখ। তাহলে বাকি হুম। টাকাটা কে নিয়ে গেল? আমার দাদু। ও আমার দাদু কে? আমার দাদু डेप्रिसिएशन। हु इज माय दादू? डेप्रिसिएशन इज माय दादू, जिसको दिखाई नहीं देता। जैसे मेरा दादू भी मर गया है बहुत दिन पहले, मैंने भी नहीं देखा। तो डेप्रिसिएशन दिखाई नहीं देता है ना, मेरे दादू की तरह ही। मैंने कभी दादू को नहीं देखा, पता नहीं मेरे पैदा होने से कब वो भी चला गया दुनिया छोड़ के, उसका मुंह माया त्याग हो गया। इसलिए मेरे मन में भी कोई माया नहीं है, देखा ही नहीं जिसको क्या माया होगा। बस फोटो में देखा है, माँ बाबा बोला है फोटो दो, दादू है। सर 50 लाख। यस सर 50 लाख। अच्छा एवरेज इनकम आ गया ना, एवरेज इनकम आ गया ना 50 लाख। 250 बाई 5 50 लाख एवरेज इनकम हो गया। अब बताओ यार क्या होगा? एवरेज इनकम डिवाइडेड बाई आई इंटू 100। बोलो। मैं यहाँ पर मैं सही नहीं हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते तो सही होता है ना। मुश्किल नहीं था, हड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। 50 बाई क्या हो गया है? दिमाग में ये फील हो गया है कि जो 800 का लग रहा है ना, वो पता नहीं कहाँ लगा। प्रोजेक्ट में तो लग रहा है, क्या प्रोजेक्ट है, मशीन है कि नहीं है, कि कोई क्या काम में लगा है वो पता नहीं। अब सर्वे के तरह से बोला कि मशीन का है कि नहीं, इसमें वो सभी से क्या ये कोई बात हो सकता, वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुमने किया ऑब्वियसली किसी मशीन पे लगाना होगा, है ना। सैल्वेज वैल्यू उसी प्रोजेक्ट का ही पड़ा हुआ है ना। तो वही सैल्वेज वैल्यू प्रोजेक्ट का पड़ा हुआ है, मैंने क्या तुम किसी मशीनरी पे ही खर्चा कर रहे हो या फिर किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हो तो उसी का होगा ना सर। थोड़ा सा ध्यान दो बस मैटर में। तो 50 बाई 800 इंटू 100 करके कितना आ गया सर? 6.25। স্যার 250 কিভাবে হলো? 250 কিভাবে হলো? একই কথা, তুই দেখছিস না নাকি? টোটাল ক্যাশ ফ্লো 1010 থেকে 760 বাদ দিলাম। এটাকে আমি মাইনাস করে দেবো। কোনটা মাইনাস করব? ডেপ্রিসিয়েশনটা। ও ডেপ্রিসিয়েশন মাইনাস করব না, এই তো এক্ষুনি আমি এখানে ফর্মুলা লেখালাম তো, ইনকাম ইকুয়ালস টু ক্যাশ ফ্লো মাইনাস ডেপ্রিসিয়েশন। স্টার্টিং এই তো লিখিয়েছি। হ্যাঁ তাহলে कैश फ्लो माइनस डिप्रिसिएशन করব ना, जितना पैसा मेरा आ रहा है और जितना मेरा डिप्रिसिएशन हो सकता है उसी में ना मैं इनकम ढूंढूंगा। डिप्रिसिएशन को हटा के सोचना ही तो अच्छा बात है। কিরে বুঝতে পারলি কি পারলি না? হ্যাঁ তাহলে 250 যদি টোটাল ইনকাম হয় তাহলে 5 বছরে ডিভাইড করে দেবো, তাহলে কত হবে এভারেজ? 50। 50। বাস এআরআর এর ফর্মুলা কি আছে, কি শিখিয়েছি? এভারেজ ইনকাম বাই ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনটু 100। তাহলে 50 বাই 800 ইনটু 100 কত হয়?
कॉल 6.25। फिर अच्छा, इसको और एक उपाय से भी निकाला जा सकता है, एक ऑल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें प्रॉफिट ढूंढ सकते हो आप लोग। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है 250। अच्छा, इसको 250 बाई 800 इंटू 100 करके बताओ तो कितना आ रहा है। नहीं नहीं, 250 30 30 31 प्रॉफिट प्रॉफिट सर इसमें पहले मेथड है वर्जन 1। हाँ, ये वर्जन 1 ये मैं अगर यहाँ से प्रॉफिट निकालते तो प्रॉफिट निकाल के भी हो सकता था इसका। सर ये वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, ये वर्जन 2 है। डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन निकाल के हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ है, लेकिन वर्जन 1 बोलते हैं डिप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट निकालो, उसको भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना देंगे, उसे डिवाइड करो। अच्छा ठीक है, जो आएगा उसको भी एवरेज करो। ठीक है, मैं ठीक है, वो एक साथ खिचड़ी पक जाएगा। अभी मैं खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, मैं तीनों वर्जन में सिखा देता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ, तीनों वर्जन से दिखाता हूँ, लेकिन एक नॉर्मल पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर कि एरर होता क्या है। पहली वर्जन पे मत चलो, वर्जन माने ऑल्टरनेट्स है, ठीक है। मैं बोला ना, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, ठीक है। क्यों कंट्रोवर्सी है, सब अपना अपना एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं एरर का, ठीक है, और तीनों वर्जन को ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये जो मैंने अभी आपको कराया सबसे पॉपुलर यही वाला टेक्निक माना जाता है। एवरेज इनकम करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करके ये ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला है इसको। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को। There is a 10-year project. There is a 10-year project. कितने साल का, 10 साल, जहां पर आई इक्वल्स टू 60 लाख। कितना बोला, 60 लाख। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 60 लाख। कैश आउटफ्लो एंड द सम टोटल, सोच समझ के जवाब देना, द सम टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स profit, the sum total of after tax profit for the 10 years equals to 50 lakh. The sum total of after tax profit equals to 50 lakh. 10 साल का कितना हुआ, 50 लाख। The firm specify hurdle, hurdle मैंने समझते हो, hurdle ARR मैंने इतना आने से लेंगे, नहीं आने से नहीं लेंगे। hurdle ARR of 22% based on II माने initial investment. Question is, should the project यस accept it? क्या प्रोजेक्ट लेना चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो, बोलो क्या प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तरीका वही, बस आंसर नया। क्या हुआ? The project should not be accepted. कितना आया, आंसर बता। नहीं है
आंसर ब्लैंक होने से कैसे होगा? 50%. अरे तुमको तो पद्म भूषण देना चाहिए। जरूरी है। ज्यादा ऐसा टैलेंट दिखाएगा तो मैं भारत रत्न के लिए भी रिकमेंड कर दूंगा। ऐसी के थोड़े चल जाएगा। बताओ, आंसर के साथ बताओ। अरे आपने पूछा है सूट में बदले कर सकते हैं, तो तो मेरा ओपिनियन है, तो मैं सूट भाई पीछे तो कुछ तो बेस होना चाहिए, बेसलेस बात करने से थोड़ी तुमको भारत रत्न मिलेगा। because the project, because the actual ARR of the project is this much, which is related to 22%. कितना आया वही तो मैं पूछ रहा हूँ, But I can repeat. मजाक चल रहा है। बोल, आप लोग कोई किया सर ऑनलाइन में? बोलो एरर वैल्यू बताओ। गोपाल भाव खा रहा है, उसका आ गया है। क्यों नहीं आएगा? इतना पता चल गया, लेकिन क्या वैल्यू होगा ये नहीं पता चला। टोटल इनकम कितना है बता, कैसे मिला? 50 लाख। टोटल इनकम गिवन है, टैक्स 8.3%, जो कि 22%. मैं बोला ना भाव खा रहा है। नहीं है 8.3%. हाँ, भाव खा रहा है, मैं पता चल गया था मेरे को, इसका फेस में लिखा था भाव खा रहा है। मार्केटिंग के लिए ओवर एक्टिंग के लिए, ओवर एक्टिंग के लिए इसका भारत रत्न कैंसिल किया जाता है। के वजह ऑस्कर में सर 83.33 को जा रहा है क्या? 83 सर, আমারও তাই বেরিয়েছে, সেম বেরিয়েছে। पॉइंट में फ्रैक्शन कर रहे हो सर, कुछ पॉइंट का गड़बड़ कर रहे हो देखो। না আমারও তাই বেরিয়েছে। अरे बेरिएছে বললে হবে না, आंसर इज 8.33। नंबर ऑफ इयर्स इक्वल्स टू 10 इयर्स, है ना सर? एवरेज इनकम बता। 50 lakh, 50 lakh divided by 10, 5 lakhs. 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल कितना हो जाएगा? अश्रिता बोल कितना होगा? 5 लाख। तो एवरेज इनकम अगर 5 लाख है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 7 lakh. 60 लाख है ना? तो ये 60 लाख है, ये 5 लाख है। अब तो फॉर्मूला मिल गया ना सर? फॉर्मूला क्या है? एवरेज इनकम बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 ना। तो एआरआर कैसे आएगा? देयरफॉर एआरआर इक्वल्स टू 5/60 इंटू 100, 5/60 इंटू 100 ना, 8.33। जो लोग 83 84 क्या क्या बता रहे थे सर, क्यों सर इतना क्यों होगा? हाँ 50/60 করেছি, করে 100 50/60 करने से होगा? फॉर्मूला बता रहा है एवरेज इनकम से, वो लोग टोटल इनकम से किया होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रोजेक्ट है वो लोग, प्रोजेक्ट প্রজেক্টটা করলো না। प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा না सिंपल, तो लिख लो হয়নি। एडवाइस। एडवाइस क्या दोगे? It is highly recommended not to succeed. सिंस दिस इज लेस देन, इतना हाईली लिखने का जरूरत नहीं है। सर लिखना है, वैसे तो हमें लिखना है। अच्छा लिखो, ठीक है। तुझे सपना भी आ सकता है, तेरे को पता नहीं आजकल ऑस्कर मिल गया तेरे को। सिंस दिस इज लेस देन दी हर्डल रेट, ये यार तेज थोड़ा मेहनत करेगा, ये वाली भी बंद कर देना। सिंस दिस इज दी लेस देन दी हर्डल रेट, हर्डल रेट कितना है? 22%। So project is rejected। सिंपल है ना? माथा खराब हुआ क्या ARR में? ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को माथा खराब करने वाला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। दीजिएगा सर। वैसे बहुत ज्यादा माथा खराब नहीं होगा, पर थोड़ा सा हो सकता ट्रिकी होना चाहिए, लाइक मीडियम। है। चलो फटाफट लिखो, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा है।
Darts Limited. Considering of buying a new machine, एक न्यू मशीन खरीदने के बारे में दर्द सोच रहे हैं, which would have a useful economic life of 5 years. मशीन का जो जान है कितने का है? 5 साल। मशीन का जान कितने का? 5 साल। 5 साल बाद उसका जान का क्या हो जाएगा? A cost of 1,25,000 and a scrap value of 30K. अच्छा, के मैं लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम सिचुएशन में मत लिख, ठीक है? जस्ट बस जल्दी लिखने के लिए कर रहा हूँ। with 80% of cost, 80% of cost being payable at the start of the project, and 20% at the end of the year, and 20% at the end of the first year. क्वेश्चन लिखते लिखते पढ़ते जाओ, बाद में पूछूंगा तो फटाफट ताकि बोल पाओ। 25,000 এর উপরে হবে তো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকবার বল। 80% টা তো 1,25,000 এর উপরে হবে তো? আমি আসছি, ওটাতে আসছি। मैंने बेसिकली मैंने बोला कि कॉस्ट जो है उसका 80% जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में डाला है और 20% जो है वो फर्स्ट ईयर के एंड पे डाला है, ठीक है? फिर आगे आता है सर, मशीन प्रोड्यूस, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ थोड़ा, 50,000 यूनिट पर एनम, 50,000 यूनिट पर एनम, ठीक है? ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट with an estimated selling price of 3 টাকা per unit, 3 টাকা per unit, ₹3। direct cost ₹1.75 per unit and annual fixed cost ऐसा बोल रहा है। हाँ? ₹1.75 माने ₹1.75 एक ही तो होता है। ठीक है, ₹1.75 पर यूनिट। कहां तक लिखा? एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन calculated on a straight line methods, calculated on SLM basis would be 40,000 per annum,
40K पर एनम, एनम माने एनुअल। हाँ, ये यहां तक का बात है। पैरा चेंज करके थोड़ा सा लिख, इन द फर्स्ट ईयर, in the first year and second year, special sales promotion expense, special sales promotion expense, sales promotion expense incurred, would be incurred, ऐसे लिखो, would be incurred। amounting rupees 10,000 and 15,000 respectively। Evaluate the project using NPV method। NPV यूज करना है, रैंडमली दिया सर। NPV मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मैंने ARR नहीं करना है, ARR बाद में देता हूं। NPV मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसलिए मेरे को लगा था ARR का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। NPV मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, assuming company's cost of capital, assuming company's AC equals to 10%, cost of capital 10%, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को वापस रीड करता हूँ फटाफट। दैट्स लिमिटेड considering of buying a new machine which should have a useful economic life of 5 years, cost of 1,25,000 and scrap value है उसका 30,000 का, with 80% of cost being payable at the start of the project and 20% at the end of the first year। The machine produce 50,000 यूनिट पर annum, इतना वो बना सकता है of a new project with an estimated sale price of 3 पर यूनिट, जो भी सेल करेगा। डायरेक्ट कॉस्ट 1.75 पर यूनिट उसका खर्चा आता है। एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन स्ट्रेट लाइन में 40K उसका आता है। इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस उसका पड़ जाता है 10,000 का एंड सेकंड ईयर में 15,000 का रेस्पेक्टिवली। प्रोजेक्ट का NPV निकाल के बोल रहा है सर, बताओ एज एन फाइनेंस मैनेजर कंपनी को बताओ कि क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व। सर जब भी इस तरह का डेटा दे देगा ना, आप लोग एक सिंपल तरीका यूज करना, फॉर्मेट बना के कर। सर फॉर्मेट कैसे, बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे यहाँ पर एक डिप्रिसिएशन का झमेला दिया है ना, पहले एक बार डिप्रिसिएशन का झमेला को मैं ऐड करूंगा और एक बार डिप्रिसिएशन का झमेला को मैं लेस करूंगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में ऐसे दिया है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अगर ऐड करे तो क्या होगा, ना करे तो क्या होगा, मैं उसको आपको समझाता हूँ। पहले आप एक बार करो, मेरे साथ साथ ही करो। चलो, ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है बट एग्जाम में आता है सर ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये ईयर का ही क्वेश्चन है। आपके इस बारी का पेपर है? पेपर मैं किसी को बोला था, मेरे को शायद देने के लिए बोला था, अभी कोई तक भी छुट्टी का है अभी? नहीं, अभी नहीं है। आई थिंक मैं किसी को तो बोला था मेरे को देने के लिए, दिया नहीं शायद। अच्छा, टैक्स रेट बोला है क्वेश्चन में कुछ भी? नो। ठीक है, टैक्स रेट इज नॉट गिवन, so we need to solve this question ignoring tax. We need to solve this question
बाय इग्नोरिंग टैक्स। टैक्स को इग्नोर करके ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इफ वी डू सो, depreciation अमाउंटिंग ड्यू, बोलो कितना होगा? प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 1,25,000 का, है ना? क्रैप वैल्यू कितने का था? 30,000 डिवाइडेड बाई 5 years, कितना हो जाता है? 20,000। ये 19,000 मेरा क्या है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसमें ये जो 19,000 है, ये एक्चुअली हमारे इस केस में इररिलेवेंट है। क्यों, मैं समझाता हूं। इन अदर वर्ड्स, इसको बोलते हैं एक्चुअली कैश फिक्स कॉस्ट। मैंने एक्चुअली डिप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो जब डिप्रिसिएशन को हम लोग मेन वैल्यू से निकाल देते हैं, तो जो पड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? कैश फिक्स कॉस्ट। कई बार क्वेश्चन में तुम्हें कैश फिक्स कॉस्ट या कैश वर्किंग कैपिटल निकालने बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें डिप्रिसिएशन को हटा के उसका सोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं था, बट हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से डिप्रिसिएशन को एक बार हटा के दिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम सिचुएशंस में क्या करना है, मैं आपको दोनों चीज दिखाऊंगा। अब एज पर क्वेश्चन ही आप करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि एक क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, तो क्या सिचुएशंस आप कर सकते हो मैं दोनों ही आपको बता रहा हूँ। तो एक बार हम डिप्रिसिएशन को भी हटाए, डिप्रिसिएशन को जैसे हटा दिया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सर? कि ये जो वैल्यू 19,000 का जो है, मैंने बेसिकली मेरा कहना है, इन अदर वर्ड्स, आप ऐसे लिखो तो समझ में आएगा। इन अदर वर्ड्स, कैश फिक्स कॉस्ट। अच्छा, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट का डेटा मैंने दिया था 40,000 का पा रहा ना। तो अगर 40,000 मेरा फिक्स कॉस्ट आता है, और इसमें से अगर मैं डिप्रिसिएशन को हटा देता हूं, तो कितना पड़ा रहेगा? 21,000। यहां पर करंटली ये रेलिवेंट है। ऐसा करने के पीछे का मेन रीजन है, नॉर्मली डिप्रिसिएशन ना टैक्स शील्ड जनरेट करता है। ये बात हम लोग कैपिटल बजटिंग के स्टार्टिंग में बार बार बात की, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टैक्स ही नहीं है, तो फिर डिप्रिसिएशन का बेनिफिट हम इधर नहीं ले सकते। तो फिर डिप्रिसिएशन के झमेला को बात देके इसलिए मैटर को सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो टैक्स, सो इग्नोरिंग द टैक्स। तो इफ यू इग्नोरिंग द टैक्स, तो डिप्रिसिएशन को भी हटाओ ना, क्योंकि जब डिप्रिसिएशन का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो फिर डिप्रिसिएशन का झमेला लेके क्या करेंगे? बात समझ में आ रहा है? तो दैट इज वाई यहाँ पर हम लोग डिप्रिसिएशन को जानबूझ के हटाया, ठीक है। और हटाने के बाद जो मेरे को खर्चा मिला, ये वर्ड को जानो सर, क्योंकि बहुत केस में पूछता है कि कैलकुलेट कैश फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, या कैश वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब कैश बोलेगा, इसका मतलब है डिप्रिसिएशन जैसा नॉन कैश आइटम को हटाना है, समझे? तो नॉन कैश डिप्रिसिएशन क्यों नॉन कैश है? क्योंकि पॉकेट से निकालते तो हैं, पर दिखता नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि तुम्हारे पॉकेट में जो एसेट है, ठीक है, सपोज ये मेरा फोन है, सपोज मेरा 20,000 का फोन मैंने 5 साल पहले लिया था, अभी बेचने जाओ तो 3,000 भी नहीं देता है, तो 17,000 कहाँ गया भाई? पॉकेट से निकला है क्या? ठीक है, कैश में तो नहीं नो। निकला, ठीक है, तो ये नॉन कैश में निकला ना, दैट्स वाई। तो जब डिप्रिसिएशन को हटा देते हैं मेन फिक्स कॉस्ट से, तो बचा हुआ जो कॉस्ट पड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कैश फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन को करते हैं। फॉर्मेट का जो मैं बात कर रहा था, ऐसे कोई फॉर्मेट के बारे में कहीं पर भी कुछ बोला नहीं है, ठीक है। फाइनेंस में ऐसा कहीं पर भी नहीं बोलते हैं कि फॉर्मेट बनाना चाहिए, बट ये फॉर्मेट एक्चुअली फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग, 0 1 2 3 4 5, 5 साल है ना? कितने साल का प्रोजेक्ट था? 5 साल का प्रोजेक्ट था, तो 5 साल का एक फॉर्मेट बनाओ, एक पर्टिकुलर लगाओ। 0 क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो 0 ईयर में आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो एक काम करो सर, ए में आप दे दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आई, ठीक है।
सर बोलो 0 ईयर में आपने कितना इन्वेस्ट किया? 80%। 1 लाख। 1,25,000 टोटल था, उसका 80% कितना हो रहा है? 80%। तो 1,25,000 का 1 लाख एक्चुअली आपने इनिशियल ऑफ द ईयर में डाला। तो शुरू में आपने बिजनेस में कितना डाला? 1,25,000 का 80% डाला आपने। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 1,25,000 था, उसका 80% माने 1 लाख, और बाकी पैसा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो वी कैन से दैट कि माने जो 1 ईयर है, यहाँ पर हम 25,000 दिखा सकते हैं। 0 ईयर में अगर 1 लाख है तो 0 से 1 जब खत्म होगा तब 25,000 डाल देंगे। सेकेंड ईयर में नहीं डालना है सर, 0 से 1 ईयर जैसे खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली ईयर एंड पे डाल रहे हैं। ठीक है, ओके ना? प्रेजेंटेशन में बोलो, अरे क्लियर है कि नहीं है? बी पॉइंट में आ जाता है सर एनुअल कंट्रीब्यूशन। बोलो कंट्रीब्यूशन कैसे काउंट करोगे? किससे? ईबीआईटी कहाँ से आया? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग में भी मैम पढ़ाते हैं, और मैम भी लेवरेज की क्लास में आप लोगों को नॉर्मली पढ़ाया। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो टेल मी आपका सेल का यूनिट कितना है? अरे यूनिट पे बोलो, 3 টাকা। 3 यूनिट টাকা। यूनिट पे बोलो। देखो वहां पर 3 टका सेल प्राइस दिया हुआ है, 3 टका पर यूनिट है। 50,000 को बाद में काउंट कर लेना, पहले आप रुपीस में काउंट कर लो। 3 टका पर यूनिट है, माइनस कर लो 1.75। तो 3 टका से 1 टका 75 पैसा गया, तो आपको मिला कंट्रीब्यूशन। सेल से वेरिएबल कॉस्ट निकाला ना, 1 टका 75 क्या था आपका? वेरिएबल फिक्स कॉस्ट था, है ना? और 3 टका आपका सेल प्राइस है, तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन, इसको जब आप 50,000 यूनिट से काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन आया आपका बिजनेस में, ये कंट्रीब्यूशन आपका हर साल में आप दे दोगे, है ना? टोटल 5 साल का है तो 5 साल का कंट्रीब्यूशन आप निकाल लोगे। कंट्रीब्यूशन मैंने समझते हो ना? बेसिकली रेगुलर बिजनेस का जो एक इनिशियल इनफ्लो है, खर्चा को निकालने के बाद कैश में पड़ा कितना रहता है, उसे प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता। मैंने एक्चुअली क्या है ना, सपोज आज मैंने दुकान खोला, आज मेरा कुछ खर्चा हुआ, कुछ इनकम भी हुआ, तो खर्चा को इनकम से माइनस करके जो पड़ा है उसको मैं तो कैश में देख पा रहा हूँ। इसको एग्जैक्टली प्रॉफिट कहना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नॉर्मली मंथ के एंड पे या ईयर के एंड पे, मंथ के एंड पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आता जाता रहता है, ठीक है, मार्क टू मार्केट के हिसाब से, मार्क टू मार्केट माने डेली बेसिस का जो हिसाब किताब है, इसे नॉर्मली कंट्रीब्यूशन के नाम से फिनेंस बोलते हैं सर। इवन कॉस्टिंग में भी, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर आप एक काम करो सर, फर्स्ट ईयर में आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 62,500। सेकेंड ईयर में भी वही कर देते हैं, थर्ड ईयर में भी वही कर देते हैं, फोर्थ में भी वही कर देते हैं, फिफ्थ में भी वही कर देते हैं, बिकॉज और तो कुछ डेटा बोला नहीं है, तो इसीलिए हम लोग एकदम सीधा हर साल का कंट्रीब्यूशन एक दिखा दें। अब जैसे ही कंट्रीब्यूशन आ गया सर, जैसे कंट्रीब्यूशन आ जाता है, अब सी पॉइंट में आपका कैश फिक्स कॉस्ट डाल दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद मेरा प्रॉफिट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कौन सा फिक्स कॉस्ट निकालेंगे? कैश फिक्स कॉस्ट। क्या निकालेंगे सर? कैश फिक्स कॉस्ट। माने बेसिकली ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें डिप्रिसिएशन का वैल्यू नहीं है, और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जानबूझ के डिप्रिसिएशन को हटाया, बिकॉज मेरा टैक्स नहीं है, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए डिप्रिसिएशन को हम लोग जानबूझ के हटा के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कैश फिक्स कॉस्ट मेरा कितना है? 21,000। तो 21,000, 21,000, 21,000, 21,000, फिफ्थ ईयर में भी 21। सर नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, और क्या आ सकता है? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। वेरी गुड सर, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस दे दो, सेल्स प्रमोशंस। अच्छा, सेल्स प्रमोशन का खर्चा कब किया? देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 10,000 फर्स्ट ईयर के एंड पे 10,000 किया, सेकंड ईयर के एंड पे 15, है ना? फर्स्ट ईयर के एंड पे 10,000, सेकंड ईयर के एंड पे 15,000। सर मोटा मोटी जितना मेरा खर्चा वगैरह था सब निकाल लिए। अब मेरा जो पॉइंट ई में आएगा इसको हम लोग कहेंगे
प्रॉफिट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। इसको हम लोग एक चीज बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है, डेप्रिसिएशन जोड़ता है अपने टैक्स बढ़ता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो कितना होगा कैश फ्लो, देखो काउंट करो, 62 25,000 इधर है, ठीक है, 1 लाख को रहने दो अभी, 25 मैंने फर्स्ट ईयर का निकालो, सेकंड ईयर का निकालो, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का, कितना बोलो 31,500 फर्स्ट ईयर के एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे 26,500, और बताओ 41,500, और बताओ, और बताओ, और बताओ, थैंक यू सर, ठीक है, सब चेक कर लेना। ये कैसे आया सर, सर कुछ नहीं सर, सब माइनस करते करते आया, बिकॉज हम लोग कैश फ्लो ढूंढ रहे हैं ना, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो हम लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटाया, कैश फिक्स कॉस्ट को, वहां से प्रमोशन एक्सपेंस को हटाया, तो जो पड़ा हुआ है वो मेरा प्रॉफिट है, बट इसे हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहेंगे, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहेंगे। तो इसको अगर फॉर्मूला में डाले तो ऐसे कर सकते हैं, बी माइनस सी माइनस डी, यानी एज पर क्रोनोलॉजिकल जो चल रहा है ना, ए बी सी डी करके, बी माइनस सी माइनस डी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट में एक सैल्वेज वैल्यू दिया हुआ है, क्या वैल्यू दिया हुआ है, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है सर, क्या हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर मैंने सैल्वेज वैल्यू के बारे में बोला है, कहाँ बोला है, स्कैप क्या है तो सैलवेज 30,000। 30,000 स्क्रैप वैल्यू, है ना। तो ये स्क्रैप वैल्यू कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर के अंदर। स्क्रैप माने तो लाइफ के एंड पे होगा ना, जान खत्म होगा तब ना, तो फिफ्थ ईयर के एंड पे 30,000 दे दो। अब बताओ, अब बताओ कि स्क्रैप वैल्यू देने के बाद, सैल्वेज वैल्यू देने के बाद आपका टोटल हिसाब क्या आया। ये जो सिस्टम चल रहा था, ये सिस्टम एक बार यहाँ पर एक लाइन भी खींच दो, एक लकीर भी खींच दो। क्यों खींचते हैं मैं समझाता हूँ, क्योंकि हम लोग एक पहलू निकाल चुके हैं, अब जो होगा ना वो भी एक्चुअली एक आंसर का एरिया निकलेगा। अब फर्स्ट पॉइंट में हम लोग बोलेंगे सर नेट कैश फ्लो कितना होगा, क्योंकि सैल्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो पॉइंट जी में आप बोलोगे नेट कैश फ्लो। नाउ टेल मी नेट कैश फ्लो कितना है, सर अब नेट कैश फ्लो में क्या करना है, ये 25,000 को एडजस्ट करना है, क्योंकि ये 25,000 आपका क्या है, बेसिकली इनिशियल आउटले है ना। तो 25,000 को एडजस्ट करते हुए फर्स्ट ईयर के एंड पे, अच्छा फर्स्ट एकदम जीरो ईयर में आपका फ्लो कितना हुआ, 1 लाख का। सेकेंड फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना बचा है, मैंने बेसिकली 25,000 से 25,000 नेगेटिव है और 31,500 पॉजिटिव है, तो 6,500 होता है ना। इसका क्या हो जाएगा, जो लास्ट इसका तो और कुछ माइनस को कुछ है नहीं, 26,500। फोर्थ के एंड पे कितना होगा 41,500, और लास्ट वाला जो है उसका भी 41,500 ना, नहीं सॉरी, नहीं इसका 41,500, बट इसका बढ़ जाएगा ना 71,500। समझ में कर रहे हो ना सर, या सिर्फ कॉपी मत करो, अंडरस्टैंडिंग के साथ करो सर, नहीं तो क्या है ना, नैया डूब जाएगा बाद में, ठीक है। समझ के करो। अच्छा यहाँ तक हो गया। अच्छा अब इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, एनपीवी निकालने के लिए। हमने आपको एआरआर निकालने नहीं बोला था, रैंडम क्वेश्चन दिया और सीधा मैंने बोला एनपीवी निकाला। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल ऑफ एनपीवी है, मैंने कैलकुलेशंस, बेसिकली इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सजाने का कॉन्सेप्ट है। फॉर्मेट एक बार सजा लो तो कुछ भी नहीं है। पॉइंट एच में डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना ले, क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है, देखो तो, कोई भी परसेंटेज, एनीथिंग। 10% बोला है। केसी कितना बोला, तो इफ नथिंग इज गिवन तो डिस्काउंट फैक्टर हम लोग नॉर्मली केसी मानते हैं, है ना। तो आप एक काम करो, जो आपका लास्ट जो नेट कैश फ्लो हुआ है, नेट कैश फ्लो को अभी आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करवाना है, ठीक है। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। अब सेम टू सेम वे में
5 साल में जो भी वैल्यू आपका आया था, माने 6500 का, 10% का 0 ईयर में क्या वैल्यू होता है? बेसिकली हमें एक्चुअली क्या करना होता है, 1 का वैल्यू निकालना होता है डिस्काउंट फैक्टर में। मैं समझाते हैं इसका क्या मतलब है। 10% रेट में, समझा करो सर, 10% रेट में 10 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब होता है 0.1। इसको कर दो +1, इसका मतलब है कि 1 टका डालने से 1 टका 10 पैसा मिलता है या देना पड़ता है। अगर आपने लोन लिया तो देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का मतलब होता है कि देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है इफ यू रेज 1 रुपी एंड देयर इज अ 10% इंटरेस्ट, तो यू हैव टू बैक 10% इंटरेस्ट, मतलब 1.10 आपको देना पड़ेगा ना। तो 1 टका 10 पैसा रिटर्न में जाएगा। तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब अपने कैलकुलेटर में डिवाइड मारो, डिवाइड मार के 1 साल के बाद जो वैल्यू आ रहा है, दिस इज कॉल्ड 0.9090, मैंने इसको बोलोगे 0.9091। फैक्टर को लिखो यहाँ पर। 0 ईयर में तो आपका 1 का वैल्यू 1 ही है, फर्स्ट ईयर में आपका वैल्यू हो जाएगा 9091, माने 1 टका का वैल्यू गिर रहा है। और पॉइंट के बाद नॉर्मली 4 डिजिट ले लो सर, तो उसमें आंसर थोड़ा सा ज्यादा प्योर होता है। ऐसे तो इसी में करने से ज्यादा अच्छा है, बट क्योंकि हम लोग फॉर्मेट बना के कर रहे हैं, अब सारा का सारा लिखने जाएंगे तो समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। इसलिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट लो। अच्छा, फिर एक और एक इक्वल मारो 2 साल के बाद, 0.8264 थर्ड ईयर का, और एक बार इक्वल मारो, पुट करो, कितना हो रहा है 0.7513, और एक इक्वल मारो 0.6830, और एक बार इक्वल मारो 0.6209। हाँ सर, आप करके देखो ना, भूल जाओगे। साथ साथ करो, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा, देखने में लगता है। आप लोग मेरे साथ साथ करो। 1.1 कर 2 बार डिवाइड मार, 1.1 कैसे आया, 10 डिवाइडेड बाई 100 करके आया, ठीक है। फिर 0.1 में +1 किया, 1.1, फिर डिवाइड मार दो कैलकुलेटर में, 1.1 सेकेंड ईयर का। इसका मतलब समझ लेगा तो समझ जाएगा, इसका मतलब क्या है। नहीं 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 नहीं, 1 साल बाद एक साथ 1 टका 10 पैसा नहीं है। एक साल के बाद 0.909। माने अगर मार्केट में, अगर हाँ गिर रहा है, अगर अगर मार्केट में 10% का इन्फ्लेशन है, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट 10% है, इसका मतलब तुम जो भी कमा रहे हो उसमें 10% तो दूसरे को देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, कि आज जो मेरे पॉकेट में 1 टका है, मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो 10% देना पड़ेगा दूसरे को। इसका मतलब मैं 1 टका नहीं कमा रहा हूँ, मेरा इन्फ्लेशन है साथ में। तो 1 साल बाद 10% का रेट लगा के मेरा 1 टका का वैल्यू नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 0.9091। सपोज यू हैव 1 रुपीज इन योर पॉकेट टुडे, बट 10% रेट में जब तुम उसको डिस्काउंट कर रहे हो, तो 1 साल बाद तुम्हारे पास अगर 1 टका रहता भी है ना, उसका वैल्यू 1 टका नहीं है। माने तुम 1 टका से वो चीज नहीं खरीद सकते हो, तुम्हारा वैल्यू गिर जाएगा। माने तुम ऐसे बोलोगे पॉकेट में है तो 1 टका, बट वो एक्चुअली वैल्यू है 0.9091 पैसा। इसको 100 रुपए में समझ सकते हो। 100 रुपए में अगर आपके पॉकेट में 100 टका है, नेक्स्ट ईयर वैल्यू 0.9091 में उसको इंटू करो, ठीक है। थर्ड सेकंड ईयर में 0.82, माने सेकंड ईयर 8.82 है, माने 1 टका का वैल्यू, पॉकेट में 1 टका है बट वैल्यू हो जाएगा 0.82। पॉकेट में 1 टका है थर्ड ईयर के बाद, बट वैल्यू हो जाएगा 0.75। इसी तरह से अगर पैसे का वैल्यू गिरा है, तभी तो भिखारी नहीं लेता, हमसे ज्यादा समझता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, हमसे ज्यादा समझता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 50 पैसा 1 टका देने जाओ, मुंह पे फेंक के मारेगा, भाई तू ही रख ले। इसलिए मैं आजकल और अपना इज्जत का फालूदा नहीं करता। भिखारी जब भी मांगने आता है 5 टका ही निकाल के देता हूँ, क्या करे, नहीं तो अपना इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। सबके सामने फेंक के मारा तो ठीक है, और पॉकेट में 10 टका है तो 10 टका ही दे देते हैं, क्या करें, ठीक है। सबसे गजब करता है वो, ट्रेन में क्या बोलते हैं उसको, हिजड़ा लोग होता है ना सर, ठीक है, भीख मांगने आते हैं, तो हिजड़ा लोग तो गजब करता है, भाई 1 टका दिए चीज, हाँ तू ही रख तो रख टका, हाँ फिर इतना गाली गलौज देके निकल रहे हैं।
20 rupees का लोन 10 rupees शायद उसका लिमिट है, माने वो उसका माने हार्डल रेट है वो। अब मेरे पास चेंज है तो हम उसे नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एक केस है, नहीं नहीं हार्डल रेट मैं बस बताता हूँ। हो सकता है तुम नहीं जानते, हिजड़ा लोग बहुत कमाता है। सुनो सुनो, इसका मतलब ये नहीं कि जो भगवान का ऊपर वाला का जो प्रॉब्लम है वो सब अलग बात है, लेकिन आजकल सब पढ़ा लिखा कर रहा है, हिजड़ा भी मिलिट्री में जा रहा है, पुलिस बन रहा है, ऐसा बात नहीं है, चीजें चेंज हो गया है। One West Bengal High Court has given order to book registration of 1% for the transgenders in public sectors. 1%. ट्रांसजेंडर का बहुत सबसे बड़ा एसोसिएशन बंगाल में ही है। 1%. अब मैं वो नहीं बोल रहा था, ट्रांसजेंडर का एक अरे तुम भुला दे यार, पैसा का एग्जांपल देने जा रहा था। ये लोग बेसिकली इनके पास इतना छुट्टा होता है ना, बड़े बड़े लोग जो कमाते हैं ना, इनके पास जाते हैं छुट्टा करवाने। हो सकता है गोपाल ने वो छुट्टा करवाने का किसी ने देखा कि 20 टका दे, उसको 10 टका दे दिया होगा। जैसे वो मांगते हैं ना, बेसिकली 10 का ही नोट रखते हैं, 10 ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। हम भी दे नहीं सकते तो बोली नहीं, हम 10 रुपए को नंबर ही नहीं रहता नहीं हम लोग 10 ही लेते हैं, मतलब अच्छा मतलब 10 तो स्टैंडर्ड है। अच्छा चलो ये वाला सॉल्व करो। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% हो गया ना, तो अब जो कैश फ्लो आपका हुआ था, सुनो सुनो, जो कैश फ्लो आपका हुआ था मैंने फर्स्ट ईयर के एंड पे आपका कैश फ्लो कितना था, 6,500। 6,500 का जो कैश फ्लो है, इसको आप इसके साथ इंटू करो। इसको बोलते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट वैल्यू। माने जस्ट मल्टीप्लाई दिस 6,500 के साथ उस नीचे वाला, 26,500 के साथ नीचे वाला, 41,500 के साथ जो फैक्टर है उसको बस इंटू करो, मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करो सर। 1,00,000 तो 1,00,000 ही रहेगा, जो आपका निकला है पॉकेट से 0 ईयर में वो तो 1,00,000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बट 1 साल बाद जो आएगा वो चेंज हो जाएगा ना, 1 साल बाद जो आएगा वो चेंज हो जाएगा। नहीं समझे? अरे सर ये देखो, ये 9091 है फर्स्ट ईयर का एंड का फैक्टर, और फर्स्ट ईयर के एंड पे आपके पास पैसा कितना है, नेट कैश फ्लो कितना है 6,500। तो जस्ट मल्टीप्लाई 6,500 विद 0.9091, 26,500 के साथ इंटू करना है 8264, ठीक है। फिर इसको इंटू करना है 41,500 को इंटू करना है 0.7513, इस तरह से फटाफट मल्टीप्लाई करो और मेरे को वैल्यू बताओ। 5909, थैंक यू सर। नेक्स्ट बताओ, अरे बोलो कोई तो बोलो, मैं तुम लोगों के लिए वेट कर। कितना? कौन सा सेकेंड ईयर का? आई गलत हुआ है। 26,500 इंटू 0.8264 कितना है यार गोपाल? मैं 21,900 बोल सकते हैं। हाँ 899 पॉइंट कुछ आया ना, हाँ ठीक है 21,900। नेक्स्ट बता। 3116 तो कितना डिजिट लिया है पॉइंट के बाद? क्यों, मैंने तो 4 डिजिट लिखा है। बुक को गले लगा ले। 0.3, अच्छा क्या बोला? 31178.9, तो चलो 311 79, ठीक है 78 के बाद 9 है, 79 ठीक है। और बताओ 344 और लास्ट वाला 44,394। प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, आपको एनपीवी बताना है। कैसे निकालोगे एनपीवी? মাইনাস করে দিলেই তো হয়ে যাবে এগুলো সব। ये जितना सारा तुम्हारा इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो से माइनस करो। आपका पैसा निकला है 1,00,000 और पैसा आ सकता है इतना, इनफ्लो से आउटफ्लो को माइनस करो। देखो पॉजिटिव आएगा तो प्रोजेक्ट लेना है, नेगेटिव आएगा तो साइड करना है। 31,027। अगर 31 टका भी आता तो भी प्रोजेक्ट लेता, माने एज पर किताबी रूल में। रियल लाइफ में कौन 31 टका लेता है भाई, ठीक है।
अब ये प्रोजेक्ट में पैसा डालोगे 5 साल में भी तुमको 31,727 टका आ रहा है ना, 31,727 टका तुम्हारे शेयर होल्डर्स का वेल्थ को क्या करता है, बढ़ाता है। और शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाने से अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। कोई भी काम जिसपे प्रॉफिट बढ़े वो प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट करने के लिए ही हमेशा फाइनेंस हमें सजेशन देता है। अब तुम 31,000 में खुश होंगे कि 3100 में खुश होंगे या 31 लाख में खुश होंगे, वो अलग बात है। प्रोजेक्ट लेने के टाइम पे वो आप डिसाइड कर लेना। लेकिन इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है कि इसमें इन्फ्लेशन टोटली एडजस्टेड है। ठीक है, अगर कोई मानो कि ये सब 0.9091 ये सब ना करता, मैंने 10% का फैक्टराइजेशन ना करता, तो बेसिकली सही तरह का कॉन्सेप्ट में नहीं रहता कि उसका प्रोजेक्ट सही तरह से माने नेट माने पॉजिटिव एनपीवी है कि नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान को ऑलवेज पॉजिटिव एनपीवी के बारे में ही सोचना बोलते हैं। तो प्रोजेक्ट इज क्या हो गया, एक्सेप्टेड या वायबल। क्या लिखेंगे, वायबल। तो प्रोजेक्ट वायबल हो गया। अब इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस भी कर लो जब हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहा है, ऐसा कर रहे हैं ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस। चलो अच्छा, तुम लोग को समझ में आया सर? जब ऐसा एक साथ एक प्रोजेक्ट की तरह क्वेश्चन देगा, है ना, तो प्रोजेक्ट का क्वेश्चन में एनपीवी कैसे सॉल्व करना है। अरे सर, मेरा 1 लाख का ये आउटफ्लो है, इनफ्लो पॉजिटिव, इनफ्लो को पॉजिटिव हाँ प्लस करना है। सारे इनफ्लो को प्लस करो, फिर आउटफ्लो को माइनस करो। सर मेरा बेसिकली तो बजटेड है, 1 2 3 4 5 ये तो बजटेड है। हाँ बजट से पड़ा है। हाँ, ऑफिस हैरी कर जाएगा मैंने रियल लाइफ में। हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है, थोड़ा बहुत एरर तो साथ में लेके ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तुम जब प्रोजेक्ट को लेते हुए चलोगे तुम उस टाइम पे तुम कॉस्टिंग करके देख लेना, या रियल लाइफ सिचुएशंस में क्या गड़बड़ हो सकता है वो भी देखना पड़ेगा। बट एस्टिमेशंस में अगर प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, अगर एस्टिमेशंस में ही लॉस आ रहा है फिर भी प्रोजेक्ट में पैसा डालोगे। हाँ मतलब पता है कि हम जाएंगे तो बलि का बकरा बनेंगे, फिर भी बकरा बनेंगे, मैंने अपने आप को बलि चढ़ाएंगे क्या। तो एस्टिमेट करके देखो सिचुएशंस क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे बहुत सारा बिजनेस या बहुत सारा प्रोजेक्ट सरकार का हो या प्राइवेट लेवल में, तुम देखना बड़ा नाम धाम करके आता है और आगे जाके फेलियर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। कोई बोलेगा सर कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो, नहीं कंट्रोवर्सी नहीं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो या स्टेट गवर्नमेंट, आपको हर स्टेट में मिलेगा। जैसे मायावती गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में एक पार्क बनाया, उसका नाम है, वहां पर ना आपको बहुत है एलिफेंट में मिलेगा, हाथी। ठीक है, व्हाइट मार्बल का सब एलिफेंट बनाया एक पार्क में बहुत बड़ा। ठीक है, लखनऊ या कानपुर के आसपास में कहीं पर बनाया है। बाद में वो प्रोजेक्ट इतना खर्चा करके मायावती ने बनाया था, आई थिंक मायावती का ये भी हाथी है, वो क्या बोलते हैं उसको, लोगो जो सिंबल होता है ना, वो भी मोस्ट प्रोबेबली हाथी है उनका जो पार्टी है। तो वो प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाने के बाद भी प्रोजेक्ट में रिटर्न नहीं आया, तो बेसिकली गलत है। जैसे ममता दीदी ने बहुत सारा जगह में बंगाल में, अगर कभी आप दीघा जाते हो, इवन हमारे कोलकाता में भी विश्व बांग्ला गेट के पास बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कॉन्वोकेशन सेंटर बनाया है ना। जितना खर्चा करके ये सब सेंटर को बनाया गया, तुम्हें लगता है सारा पैसा वापस आ गया? बनाने के बाद कम से कम 4-5 साल निकल गया है, लेकिन ये तभी ये पैसा रिटर्न आएगा। ये जो बिजनेस सेंटर बनाया ना, बिजनेस सबमिट कर तो रहा है, जिसमें करोड़ों का खर्चा कर रहा है, कभी सौरभ गांगुली को पीछे पीछे इताली लेके जा रहा है। ठीक है, गया था कुछ दिन पहले। तो दीदी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इनका कोशिश नाकाम क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जड़ में ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि एंटी बिजनेस मेंटेलिटी से दीदी हमारे स्टेट में आया था, टाटा को भगा के आया था। दीदी जब एंट्री लिया था 2011 में, तो इनका मेन मैंने मोटो था टाटा को इधर से भगाना है, किसानों का वोट लेना है और सीपीएम को खराब दिखाना है। इसी तरह से दीदी इधर आए थे ना। तो अभी न्यू कंपनीज जो आना है, वो कैसे भरोसा कर ले कि भाई जो एक कंपनी को भगा सकते हैं, कल इसका दिमाग सटक गया तो फिर से भगा सकता है। तो प्रॉब्लम यही है कि इतना बड़ा, तुम तो दीघा जाओगे ना, दीघा में, दीघा सिटी जैसे बेसिकली टाउन है, दीघा सी टाउन है ना, जैसे हमारे पश्चिम बंगाल में दीघा बहुत फेमस है। तो दीघा में जैसे तुम एंटर करोगे टुवर्ड्स ओडिशा बॉर्डर की तरफ जाओगे, दोनों साइड में देखोगे कि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट की में खर्चा किया है, पड़ा हुआ है सर 10 साल से।
मैं कम से कम बीच में 2-3 बार दीघा गया हूँ, और जब भी जाता हूँ मैं देखता हूँ और सोचता हूँ कि इतना खर्चा करके दीदी ने इसको बनाया, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन क्या ये खर्चा अभी तक उनको रिटर्न दिया है? रिटर्न तो छोड़ो, माने एक बिजनेस, लोकल पश्चिम बंगाल का बिजनेस समिट तक प्रॉपरली नहीं होता है, बाहर का लोग तो बहुत दूर की बात। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट है खर्चा का रिटर्न अगर नहीं आएगा तो फिर ऐसा प्रोजेक्ट में इतना पैसा डाल के क्या करोगे? जैसे दीघा में ममता दीदी एक जगन्नाथ टेम्पल बना रहा है और क्लेम कर रहा है कि जो मेन जगन्नाथ टेम्पल से भी ऊंचा है। ये कोई अच्छी बात है? ये कोई अच्छी बात है? तो मुझे बताओ कौन ऐसा बोलता है? अरे भाई कम से कम मेन जगन्नाथ टेम्पल से तुम छोटा बनाओ यार। जो मेन भगवान का जगह है, जहां का सबको बने लोग मानते हैं, उनसे बड़ा क्या बना दोगे यार तुम? लोग का भक्ति श्रद्धा का कुछ भी मोटो नहीं है। बनाओ तो मंदिर हजारों बनाओ, ठीक है, कुछ भी। करोड़ों का प्रोजेक्ट है। दीघा में जाओगे तो जगन्नाथ मंदिर बना है दीघा में, और वो जस्ट मंदिर, हाँ जगन्नाथ मंदिर बनाया गया। हाँ दीघा में, वो भी मेन मंदिर से भी ऊंचा, ऐसा दीदी का कहना है। तुमको क्या लगता है ये प्रोजेक्ट, मैंने मंदिर से ऐसे पैसा अच्छा खासा मिलता है, हर स्टेट को मिलता है। मंदिर मस्जिद चार्ट जो भी ट्रस्ट होते हैं वहां पर डोनेशन मिलता है, इवन वो पब्लिक के भलाई के लिए यूज भी होता है। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहने वाला है? क्या सच में तुम्हें लगता है कि पूरी का दीघा, मैंने पूरी का जगन्नाथ देव छोड़ के सिर्फ दीघा के जगन्नाथ देव में लगेगा, और बंगाल का जगन्नाथ देव अलग है, उड़ीसा का जगन्नाथ देव अलग है? अब क्या बताऊं, ये सब ना करें, ठीक है। तुमको मंदिर देना है तो मंदिर दो लोगों को, लोगों का भक्ति गायब हो गया है, लेकिन कंपटीशन करके भगवान का कंपटीशन, तो यार चलेगी। वाट एवर, ऐसे आई एम नॉट अगेंस्ट द टेम्पल सर, बट टेम्पल बना के तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेन टेम्पल से भी ऊंचा है। अच्छा, ऑल्टरनेट जो व्यू हम लोग करने जा रहे थे, फटाफट करो। अच्छा, हम लोग फर्स्ट केस में देखा था कि टैक्स रेट नहीं है। हाँ सर, since tax rate is not given, we assume it to be 30%। अब हम लोग टैक्स मान रहे, क्वेश्चन में तो नहीं था, we assume it to be 30%, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है सर। पर्टिकुलर्स 0 1 2 3 4 5, 5 साल का हो गया, कंप्लीट कर लिया पूरा। क्यों आइडिया नहीं है? करो, हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है फटाफट बताओ, तो सेम टू सेम है 1 लाख, है ना, सेम कॉन्सेप्ट है, बट डिप्रिसिएशन का यूज दिखाएंगे सर, और कुछ नहीं है। 25,000 नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, है ना। फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पार्ट खत्म। सेकंड में क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हो, सेम टू सेम होगा। कितना है? 62,500, 62,500, 60 to 500, 60 to 500, सेम टू सेम होगा इसमें, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगेन 60 to 500, अगेन 60 to 500, ठीक है। कैश फिक्स्ड कॉस्ट कितने का हुआ? कैश फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा इंक्लूडिंग सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस जोड़ दो तो सर, इंक्लूडिंग सेल्स प्रमोशन, मैंने शॉर्टकट कर रहे थोड़ा सा, समझे ना। इंक्लूडिंग सेल्स प्रमोशन 31,000 ना, कैश फिक्स कॉस्ट के साथ सेल्स प्रमोशन को जोड़ के कितना हुआ था? 31,000 फर्स्ट वाला केस में। सेकंड का भाई ठीक से बोल, हाँ जोड़ लो, सेल्स प्रमोशन को जोड़ के लिखो। थर्ड का 21, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखा तुम समझ गए, मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ। मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि सेल्स प्रमोशंस को कैश फिक्स कॉस्ट के साथ जोड़ के बताओ। 21 और इधर कितना है? 31, 21 और 15 कितना है? 36, 21 21 21, ठीक है। बस जोड़ के बताने बोला, और कुछ नहीं बोला मैंने, ठीक है। जोड़ दिया। नेक्स्ट डी पॉइंट में क्या आएगा? अब आप लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन को
पुट करो। क्यों? टैक्स है तो डिप्रिसिएशन का अभी काम है। मेरा डिप्रिसिएशन मैं पहले ही निकाला था, जो इसको मैंने स्टार्टिंग में इररिलेवेंट बोला था, ठीक है, लेकिन अब उस डिप्रिसिएशन को यहाँ पर हम लोग काउंट करेंगे। क्या है डिप्रिसिएशन? 19 19 19 19। कितना 19 होगा रे भाई? 5 19, ठीक है। सभी केस में 19,000 का डिप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ, फिक्स कॉस्ट से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं क्या मिलता है? थैंक यू सर, ईबीआईटी। तो बताओ 31,000 से 19,000 माइनस करने से कितना ईबीआईटी आएगा? बेसिकली यहाँ पर बी, मैंने गलत बोला, एक सेकेंड, मैंने कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, इस तरह से होगा। बी माइनस सी माइनस डी, कितना बोलो? 12,500। इसका क्या होगा? 7,500। उसके बाद का क्या होगा? 22,500 22,500। फिर वो 12,500 आ गया। हाँ सर, फर्स्ट वाला 12,500 है, सेकेंड वाला 7,500 है, थर्ड वाला 22,500 है, फोर्थ है 22,500, फिफ्थ भी है 22,500। कितना हो गया सर? एफ, एफ में क्या होगा? नो पैट। नो पैट माने नो, नॉट प्रॉफिट नहीं सर, नो माने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फुल फॉर्म लिख लो, नहीं तो बोलेगा नो पैट। नहीं, इट्स अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना होगा? कैसे किया? 30% टैक्स को घटा के 12,500 पे 30% टैक्स घटा दो, तो इंटू 30% करके जो पड़ा रहेगा वो वैल्यू। तो 12,500 का 30% हटा के कितना पड़ा है? 8,750। सेकेंड वाला 5250। नेक्स्ट 15,750। हाँ हाँ हाँ, एक ही है ना? 15,750, ठीक है। सैल्वेज वैल्यू था ना सर एक लास्ट में, वो भी तो देना पड़ेगा, इग्नोर तो नहीं कर सकते। पॉइंट जी में फिफ्थ ईयर में एक सैल्वेज वैल्यू था, तो दे दो सैल्वेज, करेंगे। सैल्वेज कितना है फिफ्थ ईयर के एंड पे? 30,000। सैल्वेज 30,000 देने के बाद सारा ऊपर वाला काम हो गया। एच पॉइंट से अभी नेट कैश फ्लो चाहिए हमें। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो क्या होगा मुझे बता सकते हो आप लोग? 0 ईयर में तो 1 लाख है, फर्स्ट ईयर का क्या होगा आफ्टर एडिंग डिप्रिसिएशन? ये सभी केस में नेट कैश फ्लो आफ्टर एडिंग डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन इज 19,000। तो प्लीज टेल मी कि डिप्रिसिएशन ऐड करने के बाद क्या आने वाला है? 2 ठीक से बोल। नहीं सर, नहीं समझे। नेट कैश फ्लो चाहिए, तो नेट कैश फ्लो के लिए क्या करना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हटाओ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करो, और जितना तुम्हारा ये सब वैल्यूएशंस आया है, माने बेसिकली ये सब तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, माने आप बेसिकली 25,000 और इधर नो पैट 8,750, ठीक है। 8,750 से 25,000 माइनस होगा और 19,000 ऐड होगा, माने बेसिकली मेरा कहने का मतलब है 19,000 प्लस 8,750 कितना होता है? 27,750, और यहाँ से माइनस कर दो 25,000, तो कितना हो जाएगा? 2750। नहीं समझे कैसे हुआ? हाँ, बेसिकली नेट कैश फ्लो मेरा कितना है डिप्रिसिएशन को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे मेरा हो जाएगा 2750, समझे कि नहीं समझे? सेकेंड ईयर के एंड पे कितना हो जाएगा मेरा? 24,250। थर्ड ईयर के एंड पे कितना हो जाएगा? अगर कितना? 34,750। फोर्थ का
और फिफ्थ का 64 बिकॉज इसका 30,000 जुड़ेगा। वेरी गुड सर। 64,750 फिफ्थ ईयर के एंड पे हो गया, डिप्रिसिएशन ऐड हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू सेम टू सेम निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट फैक्टर में। 1 लाख का तो कुछ करना नहीं है, बस ये सिर्फ माइनस एडजस्ट करने के लिए है। बाकी आप 2750 का आज का वैल्यू करो, ये बहुत इजीली हो जाएगा, जल्दी कर सकते हो आप लोग, सिंपल है। वही जो फैक्टर आपने निकाला था ना 10% रेट में, मैंने 2750 इंटू कर दो 0.9091, कितना है 2500। बात और निकालने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है पिछले क्वेश्चंस में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, जो मेरा प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में, जो मेरा इन्फ्लेशन रेट है एक तरह का, वो मैं 2750 का मेरे को 1 साल बाद मिलेगा, उसको मैं आज के वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ व्हेन देयर इज ए 10% इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों, बिकॉज मेरा कैपिटल का खर्चा है 10% जो मेरा नहीं है। तो 1 साल बाद जो एक्चुअली मेरे को 2750 लग रहा है, उसका एक्चुअल वैल्यू आज के रेट में 10% रेट में 2500 है। समझे कि नहीं? हाँ, देखो सर कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये सब टीवीएम वैल्यू से ही आ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा नेक्स्ट 24,250, इसका क्या करें, वही 24,250 इंटू पॉइंट क्या था लास्ट क्वेश्चन में, 0.8264, 8264, 20,040, 41, हाँ 20,040, ठीक है 20,040। किसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ नया चीज थोड़ी कर रहा हूँ सर। हाँ नहीं समझे रहे, ये तो नहीं समझ में आ रहा। 20,040, थर्ड का कितना होगा 26,108, फोर्थ का कितना होगा 34,750 को इंटू करो फैक्टर के साथ। फोर्थ ईयर का फैक्टर कितना है, तो फोर्थ ईयर का फैक्टर ये देखो 6830 है, आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, कितना हो रहे 23,735। हाँ 34,750 को इंटू करो ना 0.68 समथिंग के साथ, कितना है 237, हाँ तो 35 ठीक ही तो है 2735। और लास्ट वाले का 64,750 का प्रेजेंट वैल्यू 40,203। अब काम क्या है, ये जितना इनफ्लो हुआ है ये सबको जोड़ो और 1 लाख से माइनस करो। अगर प्रोजेक्ट पॉजिटिव है तो लेना है, अगर नहीं है तो नहीं लेना। कितना आया 12,572। 12,572। देखो सर इस पूरा प्रोजेक्ट दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक ही क्वेश्चंस को एक्चुअली 2 क्वेश्चन मान के कर सकते हो। यस एक क्वेश्चन में टैक्स नहीं था, दूसरे में टैक्स जोड़ दिया। जब टैक्स नहीं था डेप्रिसिएशन को इग्नोर किए, बिकॉज डेप्रिसिएशन का यूज नहीं कर पाएंगे इसलिए। लेकिन जब टैक्स है, रियल लाइफ में टैक्स होता है और रियल लाइफ में डेप्रिसिएशन भी होता है ना। मजा का बात है पहले वाला क्वेश्चन ज्यादा लॉजिकल है कि सेकंड वाला आंसर ज्यादा लॉजिकल है? सेकंड टर्म। ऑब्वियसली ज्यादा लॉजिकल, बिकॉज डेप्रिसिएशन होता है, टैक्स भी होता है ना। तो पहले वाला केस में आपका शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ रहा था 30,000 में, 30 नहीं कितना 31,728 में। सेकंड क्वेश्चन ऑल्टरनेट में 12,572। तो झांसे में ना रहो फर्स्ट वाला देख के कि मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 31,000 में बढ़ जाएगा। ठीक है, रियल में एक्चुअली वास्तव में ऐसा होता है 12,572 में बढ़ेगा। ठीक है, तो तुम दोनों ऑल्टरनेट व्यू देख के समझ गए कि क्या हो सकता है, समझे? ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर पे देता हूं और नेक्स्ट क्लास में लास्ट दिन का होमवर्क और आज का होमवर्क मिला के सारा होमवर्क ही सॉल्व कर। ठीक है, हाँ हाँ होमवर्क का और ये पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस भूल जाओ ना एक बार याद करके मांग लेना। ठीक है, हाँ सरचार्ज का वीडियो मैंने देखा तो बोला है मैं आज रात तक देता हूँ। ठीक है, बाय सर। बाय सर।
थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट बाय सर। सर, बाय सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। ए सावधान जा, धीरे से जाओ सर, हड़बड़ मत करो।